नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट के साथ। देहरादून से ये बड़ी और अहम जानकारी। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, सीएम धामी ने सपरिवार ट्यूलिप रोपण अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री आवास परिसर में ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं। 17 प्रजातियों के 4000 ट्यूलिप उगाने की शुरुआत की गई है। लेक पर्पल और बाई कलर ट्यूलिप भी शामिल। ट्यूलिप के व्यावसायिक उत्पादन की योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पुष्प उत्पादन, बागवानी व नवाचार पर मुख्यमंत्री का जोर। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट देहरादून से सामने। सीएम धामी ने सपरिवार ट्यूलिप रोपण अभियान का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री आवास परिसर में ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। 17 प्रजातियों के 4000 ट्यूलिप उगाने का लक्ष्य है। लेक पर्पल और बाई कलर ट्यूलिप भी शामिल। ट्यूलिप के व्यावसायिक उत्पादन की शुरुआत पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास परिसर में ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं। देहरादून से ये बड़ी और अहम जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। 17 प्रजातियों के 4000 ट्यूलिप उगाने की शुरुआत हो चुकी है। सीएम धामी ने सपरिवार ट्यूलिप रोपण अभियान का शुभारंभ किया है। ये बड़ी और अहम अपडेट। ये तस्वीरें भी सामने हैं। मुख्यमंत्री आवास परिसर में ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं। देहरादून से ये बड़ी और अहम अपडेट सामने है। 17 प्रजातियों के 4000 ट्यूलिप उगाने की शुरुआत हो चुकी है। सीएम धामी ने सपरिवार ट्यूलिप रोपण अभियान का शुभारंभ किया है। उधम सिंह नगर के रोशनपुर डलबाबा में बुक्सा जनजाति समाज के श्रद्धेय राजा जगत देव जी की मूर्ति स्थापना का वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। और बुक्सा जनजाति समाज के आराध्य श्रद्धेय राजा जगत देव जी को आज के इस अवसर पर दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। मुझे खेद है कि आज के कार्यक्रम में मुझे आप सबके बीच में पहुंचना था, लेकिन पूर्व निर्धारित प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण और मौसम की खराबी के कारण मैं आप सभी के बीच में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। परंतु मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आज आप सबसे इस वर्चुअल माध्यम से पूज्य राजा जगतदेव जी की प्रतिमा का आप सबके साथ मिलकर इस भव्य समारोह का साथी बनने का, आप सबके साथ सम्मिलित होने का और प्रतिमा का लोकार्पण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज का ये अवसर केवल प्रतिमा के अनावरण का ही नहीं है, बल्कि धर्म, संस्कृति, स्वाभिमान और बलिदान की उस अमर गाथा के स्मरण का भी दिन है। उनको स्मरण करने का भी दिन है जिसे बुक्सा जनजाति के आराध्य श्रद्धेय राजा जगतदेव जी ने अपने महान कार्यों के द्वारा रचने का काम किया। हम सब के लिए एक आदर्श स्थापित करने का काम किया। हम सब जीवन में किस प्रकार काम करें, किस प्रकार से समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, लोगों की भलाई के लिए काम करें, धर्म और संस्कृति के लिए काम करें, ये राजा जगतदेव जी ने बहुत बड़ा उदाहरण हम सबके सामने छोड़ा है। राजा जगतदेव जी का जीवन हम सभी के लिए अमूल्य प्रेरणा का स्रोत है, जिससे हम सबको हमेशा मार्ग मिलता रहेगा, हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। उन्होंने अपना राजसी वैभव छोड़ा, सुख सुविधाएं छोड़ी, लेकिन कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति से कभी समझौता नहीं किया और आक्रांताओं के आगे कभी घुटने टेके नहीं, कभी हार नहीं मानी। ये केवल उनकी वीरता मात्र नहीं है, बल्कि धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान के प्रति उनकी दृढ़ अडिगता का स्पष्ट उदाहरण है।
देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रतिक्रिया दी। दरअसल उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मामला सामने आते ही सरकार ने त्वरित कार्रवाई की और दोषियों को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि कोर्ट ने एसआईटी जांच को सही ठहराया है। तो वहीं उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि नए प्रमाण सामने आने पर सरकार हर स्तर पर जांच को तैयार है और साक्ष्य देने वालों को सुरक्षा दी जाएगी। सुनिए क्या। देखिए, सरकार बहुत अपनी जिम्मेदारियां समझती है। सरकार का काम संविधान के हिसाब से हर व्यक्ति को सुरक्षा देना है। सरकार व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं करती है। सरकार की एक सीमाएं होती हैं और सरकार की सीमाओं की तरह मैं भी सरकार का एक मंत्री हूँ, मेरी भी एक सीमाएं हैं। तो सरकार ने जिस तरह ये दुखद घटना हुई थी एक हमारी बिटिया के साथ, सरकार ने तत्काल उस पर एसआईटी का गठन किया और आपको मालूम है कि तत्काल उनकी बॉडी को रिकवर करने के साथ ही उसमें कार्रवाई करके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद बाकायदा एसआईटी जांच में लगातार ये कहा गया कि किसी व्यक्ति के पास कोई भी साक्ष्य हो वो आगे एसआईटी के सामने प्रस्तुत करे। तमाम साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई। ट्रायल कोर्ट में अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी। उच्च न्यायालय ने उस सजा को बरकरार रखा। और उससे पहले जब ये चल रहा था एसआईटी जांच, तो कुछ व्यक्तियों के द्वारा इसको मामले को सीबीआई को लाने की बात की थी, क्योंकि तब माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट निर्णय दिया था पॉइंट नंबर 43 में कि ये जो जांच है सही रास्ते पे जा रही है, किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, कोई बयास नहीं है और जांच सही रास्ते पे जा रही है। उसके बाद वो लोग जब माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच को ठुकरा दिया तो ये लोग उच्चतम न्यायालय में गए। उच्चतम न्यायालय ने भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराते हुए सीबीआई जांच की बात को नकार दिया। और उसके बाद जब चार्जशीट दाखिल भी आपने देखा, चार्जशीट में मजबूत पैरवी करने वाले वकील ने ही, जो अंकिता बिटिया के माता पिता के द्वारा ही जिन वकील का नाम दिया गया उन्हीं को उसमें वकील किया गया। और उस वकील के बाद पैरवी के बाद जिस तरह अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा हुई, आजीवन कारावास की सजा दिलाकर स्पष्ट हो गया कि एसआईटी ने सही जांच की। अब ये नई ऑडियो क्लिपिंग जो आई है, इस ऑडियो क्लिपिंग के लिए बहुत सरकार का स्पष्ट कहना है कि कोई भी क्रेडिबल अगर आपके पास साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें। और हम जिनकी ये क्लिपिंग है उनको भी हम आमंत्रित विवेचना में बुलाया जा रहा है, या उनको प्रयास किया जा रहा है उनसे संपर्क का। और सरकार का बहुत स्पष्ट कहना है कि पूरी सुरक्षा उन्हें दी जाएगी। वो आए और अपनी जो लोगों ने बात कही है उसके लिए कहीं उसका एविडेंस प्रस्तुत करें। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सोमेश्वर विधानसभा के दौलाघाट क्षेत्र में एक स्वागत समारोह के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। दरअसल संबोधन के दौरान उनकी ओर से बिहार की लड़कियों पर की गई टिप्पणी के बाद विवाद खड़ा हो गया है, जिस पर साहू ने कांग्रेस पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। वहीं इस बयानबाजी पर बीजेपी प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया देते हुए संयम बरतने की नसीहत दी है। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा है? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो जो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें करवा दे, बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएं। मैं घोषणा कर रहा है इनकी। नहीं देखिए, अब वो किस वे में उन्होंने बयान दिया है, किस वजह से दिया है, ये तो वो बेहतर बता पाएंगे। लेकिन इस तरह की जो शब्दावली है वो तोड़ मरोड़ के है या सामने से है या कैसे है। अब कई बार देखिए, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर हर चीज़ों को जो है एक बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि वो रेखा आर्या जी के हस्बैंड है, तो इन सारी चीज़ों को मुझे लगता है कि ये इसलिए भी तूल दिया गया होगा। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जब हम किसी सार्वजनिक मंच पर होते हैं तो हमें अपने शब्दों को बहुत ही संयमता के साथ में रखना चाहिए, बहुत तोल मोल करके बोलना चाहिए, क्योंकि सभी की भावनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। देशवासियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ज्ञात हुआ है कि दौलागढ़ क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में मैं माननीय मंडल अध्यक्ष जी द्वारा पहुंचा। उस कार्यक्रम में माताएं, बहनों और बुजुर्गों का स्वागत समारोह था। उसी दौरान मैं अपने संबोधन में मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी
और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। जहाँ तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की शादी करता हूँ बहुत लंबे समय से, और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उसका मैं सहयोग करता हूँ। रामेश्वर विधानसभा जो मेरी पत्नी वहाँ से चुनाव जीतती हैं, लड़ती हैं, वहाँ मेरी बहनों का, बेटियों का मैं देवी के समान उनका स्वागत करता हूँ। हमेशा राखी बंधवाने का भी मैंने काम किया है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कैंप कार्यालय में बहुउद्देशीय जमरानी बांध परियोजना की समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि 2 टनल का निर्माण 85% पूरा हो चुका है और 2 कॉफर डैम का कार्य शुरू हो गया है। जून 2026 तक टनल और कृत्रिम डैम तैयार होंगे। अगली बरसात में पानी डायवर्ट किया जाएगा। जमरानी जो डैम का काम चल रहा है, आप जानते हैं कि कुमाऊं की बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये स्कीम है, जिसमें हल्द्वानी, उधम सिंह नगर के हिस्से के अलावा उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्से में इरिगेशन का काम होगा। तो इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इसमें सबसे पहले तो डाइवर्जन जो टनल है उसको बनना है। उसके बाद इसमें 2 कॉफर डैम बनेंगे, एक तो ऊपर की तरफ बनेगा और एक डाउनस्ट्रीम में बनेगा, ये वाला काम है। उसके बाद रिवर बेड पे काम होंगे और डैम के एक्सकवेशन का काम होगा और मौके पर एक डैम बन जाएगा। उसके बाद जो आपका इरिगेशन सिस्टम हल्द्वानी के अंदर है, जो पुरानी नहरें हैं, जिसमें गौला पार का भी है और गौलावार का भी है, तो गौला पार में तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन गौलावार में जो पुरानी नहरें हैं उनकी कैपेसिटी के संवर्धन का कार्य है, उसको इंक्रीज़ करना है कैपेसिटी को। और साथ ही साथ क्योंकि ये नहरें इवेंचुअली हरिपुरा जलाशय तक और पाहा फीडर से लेकर किच्छा डैम तक जाएंगी, उसका भी काम होना है। तो इसमें एक तो मुख्य डिले हमारी डाइवर्जन टनल को लेकर लगभग 6 महीने का डिले है, और वो डिले इसलिए हुआ था कि दोनों तरफ से एक साथ खुदाई टनल्स की प्रारंभ नहीं हो पाई थी, क्योंकि ऊपर की तरफ जो ज़मीन थी वो थोड़ा कच्ची थी, उसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन वर्क करना पड़ा। लेकिन अभी इसमें 80% के आसपास प्रोग्रेस आ गई है और कॉफर डैम पे भी बहुत जो प्रारंभिक काम है वो शुरू हो गया है। तो इस बरसात से पहले पहले हमारा जो टनल वाला काम है ये पूरा हो जाएगा, ताकि पानी वहाँ से डाइवर्ट हो जाए और मौके पे जो एक्चुअल काम होना है उसकी शुरुआत हो जाए। तो बहुत अहम योजना है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि इसको लगातार इसको मॉनिटर किया जाए और स्थानीय स्तर पे अगर कोई दिक्कतें आती हैं उनमें सॉल्व हो। तो एक दिक्कत तो अभी कुछ पुराने पेड़ हैं, जो प्रोजेक्ट साइट पे जो पुरानी कैनाल्स थी उन पे लगभग 2300 के आसपास पुराने पेड़ हैं जो कि प्रोजेक्ट एरिया में ही हैं, उनके कटिंग का है। और कुछ मलबा जो वहाँ पे जनरेट हो रहा है उसको डिस्पोज करने का मसला है, तो इसको हम लोकल लेवल पे इसको सॉल्व करेंगे। और पेड़ों का मसला जहाँ तक है तो शासन से बात करके इसको भी जल्दी सॉल्व करवाएं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस फिर से सड़कों पर उतर रही है। जहां एक ओर महिला कांग्रेस ने यमुना कॉलोनी स्थित विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी भूषण के आवास का घेराव किया, तो वहीं उन्होंने कहा कि आगे भी कांग्रेस बीजेपी के सभी महिला विधायकों के आवास का घेराव करेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने जवाब देते हुए कहा कि चाहे महिला कांग्रेस हो या पूरी कांग्रेस हो, इनका दिमाग पूरी तरीके से पता नहीं कौन से रिमोट कंट्रोल के हाथ में है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या कार्य कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए यह भी कहा कि आरोपी जेल में है, न्यायालय जांच पर भरोसा जता चुका है और यदि कांग्रेस के पास सबूत हैं तो कानून का सहारा ले। देखिए, ये महिला कांग्रेस हो चाहे पूरी कांग्रेस हो, दिमाग इनका पूरी तरीके से पता नहीं कौन से रिमोट कंट्रोल के हाथ में है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या कार्य कर रहे हैं। इनको तब उस चीज की जांच की याद आती है जब आरोपी ऑलरेडी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। और पहले भी माननीय न्यायालय ने सीबीआई जांच को न कहते हुए एसआईटी की जांच पर पूरी तरीके से भरोसा जताया था। तब भी हमारी सरकार ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री मुरुगेशन जी को ये जिम्मेदारी दी। अगर आपके पास सबूत है, तथ्य है, गवाह है, तो जाइए ना
कानून का दरवाजा खटखटाइए। जिस प्रकार से आप एआई के लिए, जिस प्रकार से आप गणेश गोदियाल के साथ जाकर जगह जगह कानून का सहारा अपनी राजनीति चमकाने के लिए ले रहे हैं, तो बच्ची को न्याय दिलाने के लिए जाइए ना मुरुगेशन जी, आप ही लोगों का इंतजार कर रहे हैं। जो आपके पास सबूत है उनको वहां जाकर प्रस्तुत करिए। अब ये कहेंगे सबूत जुटाने का कार्य भी हमारा, तो हमने ही सबूत जुटाया और जुटा के उनको आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको उससे संतुष्टि नहीं है, आपके पास कुछ और ज्यादा सबूत है, तो उनको लेकर जाइए और हमें भी दिखाइए। निश्चित तौर पर सरकार उसको गंभीरता से लेगी और कोई भी अपराधी उत्तराखंड में बख्शा नहीं जाएगा। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड और मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान के विरोध में महिला कांग्रेस ने मंत्री के आवास का घेराव किया। बता दें, पुलिस बैरिकेडिंग के बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी की। वहीं इस पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बयान को महिलाओं का अपमान बताया और एसआईआर की मांग करते हुए प्रदेश भर में पुतला दहन का ऐलान किया। देखिए, दोनों चीजें, हम लोग अंकिता भंडारी की न्याय मांग रहे थे, उसमें हम पूरे प्रदेश में जो महिला विधायक, महिला मंत्री हैं भाजपा की, उनके घरों का घेराव कर रहे थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कल जो महिला सशक्तिकरण की मंत्री हैं रेखा आर्य, उनके पति ने, गिरधारी लाल साहू ने जो बयान दिया कि 20-20, 25-25 हजार में महिलाएं मिल जाएंगी, बिहार से महिलाएं आ जाती हैं 25 हजार में, ये मुझे लगता है कि पूरे महिलाओं का अपमान है, पूरे देश का अपमान है और पूरे देश की जो महिलाएं उनका अपमान है। और हम लगातार, आज हम लोग यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों में जाएंगे और पूरे प्रदेश में आज पुतला दहन हो रहा है। और कल हम रेखा आर्य के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे, सब थानों में हम लोग घेराव करेंगे। तो हो सकता है कि हमारे किरदार से शायद कोई भी बात पर जाग जाए। महिला विधायक जो हमारी कांग्रेस की भाजपा की है, वो लोग हम लोग जाग गए, इस वजह से हम लोग उनको जगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि एक बेटी का मामला है, बेटी किसी की भी हो, हमारी हो या किसी की हो, बेटी तो बेटी होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो लोग हमारे इस किरदार से शायद जाग जाए। उन्हें जगाने के काम के लिए आज को रेखा आर्य जी को स्टार्ट करना पड़ा है, तो हो सकता है कि जाग जाए। हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में हाईवे 109 पर पिकअप और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। पर्यटकों की कार में सवार 5 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इसी पर क्षेत्राधिकारी अमित कुमार ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। सूचना आई थी जिसमें एक कार हुंडई की जो नैनीताल से वापस आ रही थी और नीचे से पिकअप ऊपर की तरफ जा रही थी। इनका आपस में कोलिजन हुआ और इसमें जो कार के अंदर 5 लोग थे, जो मौके पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 4 घायल हुए हैं, जिनमें आगे घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। जो मृतक है उसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। गलती किसकी है सर, क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी मौके पे जो हमारी टीम है उसमें जाँच की जा रही है, जैसे आईरैड और हमारी आगे की प्रक्रिया है उसको करवाया जा रहा है। उधम सिंह नगर के टैगोर नगर क्षेत्र में सड़क पर आवारा मवेशी से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में शक्ति फार्म 20 क्वार्टर निवासी राजेश मिस्त्री की मौके पर ही जान चली गई, जबकि उसके साथी गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम सागर मिस्त्री, मेरा भाई का नाम राजेश मिस्त्री। हम शक्ति फार्म निर्मल नगर के निवासी हैं। मेरा भाई ड्यूटी से घर आके शक्ति फार्म मार्केट में एक दोस्त को छोड़ने के लिए टैगोर नगर से पड़ाव की तरफ जा रहे थे। 3 पानी रोड में गाय से घना कोहरा में गाय से एक्सीडेंट होके मृत्यु हो गई उसकी। उस हमारे घर में मेरे बड़े भाई काम करते थे और उसका एक घर में बस वही केवल एक काम करने वाला व्यक्ति था और उसका एक 1 साल का बेटा भी है। बहुत दुख है हम इस समय। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित अत्याचार और हिंसा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। बता दें, उन्होंने कहा कि यह केवल बांग्लादेश का मामला नहीं बल्कि वैश्विक मानवाधिकारों का गंभीर प्रश्न है। साथ ही मिलिंद परांडे ने भारत और विश्व भर के हिंदू समाज से एकजुट होकर जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की अपील भी की है। मुझे लगता है भारत के भी हिंदुओं ने, सभी विश्व भर के हिंदुओं ने
इसके लिए जागरूक होकर कार्य करने की जरूरत है, एक दबाव लाने की जरूरत है। सामाजिक संगठन जो करेंगे वो तो उन्होंने करना ही चाहिए, मगर मुझे लगता है कि सब जगह पर जब ह्यूमन राइट्स या मानव के अधिकारों का विषय आता है तो हिंदुओं को भी अधिकार है, ये विश्व भर का मानव समुदाय भूल रहा है, वह तो उचित बात नहीं है। और इसलिए इतना हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो जो अनेक प्रकार के संगठन आज खड़े हो रहे विश्व भर में, वो किसी सभी के मुंह में दही जम गया है ऐसा लग रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि विश्व के अनेक देश और जो अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन्होंने भी इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। भारत और भारत का हिंदू समाज तो कार्य करेगा। लेकिन भारत में ही आईपीएल के लोग बांग्लादेश के खिलाड़ियों को खरीदा जा रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ के बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनको भी निकालना चाहिए यहाँ से, यह भी काम करना चाहिए। और वहाँ का हिंदू जो सीए के अंतर्गत यहाँ आएगा उसको नागरिकता भी देनी चाहिए, उसकी रक्षा, उसकी नागरिकता भी करानी चाहिए। और बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदू है उसकी सुरक्षा के लिए हम सबको मिलकर और प्रयास करना चाहिए। लगातार हमले वहाँ पर हो रहे हैं, चौथा हमला वहाँ पर हुआ है बांग्लादेश में। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा सबको मिलकर, ये निश्चित है, क्योंकि बहुत वर्षों से यह चल रहा है। और इसलिए हम सबको मिलकर पूर्ण देश को और भारत के हिंदू समाज को और विश्व भर के हिंदू समाज को भी संगठित होकर ताकत से इसको रोकने के लिए प्रयत्न करने होंगे। हमारे प्रयत्न अभी तक पर्याप्त नहीं है, वो बढ़ाने पड़ेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में शांति परिवार की ओर से ऋषि क्षेत्र आवरण समारोह आयोजित किया गया, जो आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों का केंद्र बनकर उभरा। वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इसे सौभाग्य का विषय बताया और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। साथ ही शांति कुंज के कुलाधिपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने समारोह की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि और 3 सौभाग्यपूर्ण परंपराओं, माता जी के आवरण, गुरुदेव की साधना और अखंड दीपक का 100वां वर्ष रेखांकित किया। सौभाग्य का विषय है कि जो 3 सौभाग्य की धाराएं हैं, वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, पूज्य गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्रज्वलन के 100 वर्ष, और उसकी प्रतीक्षा गायत्री परिवार ही नहीं बल्कि भारत के सभी आध्यात्मिक संगठन वर्षों से कर रहे थे। उस क्रम में आज जो ये वसंत पंचमी का महोत्सव है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रखी गई। ऋषि क्षेत्र, साधना क्षेत्र का अनावरण हुआ। और आज के दिन की पुकार यही है कि जिस तरीके से भारत के ऋषियों ने ऋषियों मंत्र दृष्टारः भारत को अंधेरे के मध्य में प्रकाश की रेखा दिखाने का कार्य किया, वैसे ही आज के इस कुहासे से भरे समय में, जहाँ पर मात्र बाहर का अंधेरा नहीं बल्कि व्यक्ति के अंतःकरण का अंधेरा भी व्यक्ति को व्यथित करता है, हम लोग उसको प्रकाश दे पाने की स्थिति में हो। और आज के इस शुभ कार्यक्रम में हम लोग ऋणी हैं आदरणीय श्री भट्ट जी के, जो अपना समय निकाल करके आए, आदरणीय श्री मिलन परांदे जी के, जो अपना समय निकाल करके आए, आदरणीय श्री आनंद वर्धन जी, हरिद्वार की महापौर आदरणीय श्री जैसल जी, सभी लोगों का हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं। इस समारोह में सम्मिलित होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे, उसके लिए मैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या को धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे समारोह और इस तरह के आयोजन हमें अपने कर्तव्य, अपने मूल्य, अपने संस्कारों के प्रति सजग करते हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि ये हरिद्वार इस तपस्थली में ये आयोजन हो रहा है, और इस आयोजन के लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं। धन्यवाद। हरिद्वार के बहादुराबाद में सड़क सुरक्षा माह के तहत देवभूमि ऑटो संचालक एसोसिएशन की ओर से ऑटो और विक्रम चालकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां एआरटीओ हरिद्वार नेहा झा और ग्राम प्रधान नीरज चौहान मौजूद रहे। वहीं चालकों को सड़क सुरक्षा नियम, सुरक्षित ड्राइविंग, कोहरे में सावधानी और गोल्डन आवर की जानकारी दी गई। साथ ही जिन वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप और रिफ्लेक्टर फ्लैट नहीं थे, उन्हें मौके पर ही लगाया गया। क्योंकि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने आज यहाँ यूनियन में रोड सेफ्टी को लेकर अवेयर किया है। यहाँ पर हमारे द्वारा मेनली सड़क सुरक्षा के उपाय तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।